बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं एक नए मौजू अवध तारीख़ी व तहज़ीबी पस मंज़र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की गुफ्तगू नहायत कारआमद साबित होगी। अदब में तहज़ीब की मुकम्मल जलवागरी होती है। उर्दू अदब सिर्फ़ जमालियाती तसव्वुरात या हुस्न व इश्क़ की दास्तान का नाम नहीं, बल्कि इसमें ज़िंदगी के ख़त्तो ख़ाल पूरी तरह नज़र आते हैं। संस्कृत शायरी के जितने रस हैं, इनको उर्दू में देखा जा सकता है। अवध के इलाके में हिंदुस्तानी तहज़ीब का हसीन पैकर उभरा तो इस तहज़ीब को अंग्रेज़ों ने तंज़ भरी निगाहों से देखा। अवध की तहज़ीब सिर्फ़ अपने दौर की तर्जुमानी नहीं करती, बल्कि मुस्तक़बिल की भी रहनुमाई करती है। हिंदुस्तानी तहज़ीब सिर्फ़ एक ख़ित्ता तक महदूद नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए एक पैगाम थी। किसी मुल्क की तारीख़ में तहज़ीब से उसकी शनाख्त होती है। देखा यह जाता है कि तहज़ीब की असास क्या थी। आज भी हिंदुस्तान है तो उसका सबब उसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तहज़ीबी धारे थे, जो एक दूसरे से इख्तलाफ के बावजूद मुश्तरका अनासिर भी रखते थे। इन तमाम तहज़ीबों के मुख्तलिफ़ रंग थे, मगर सब मिलकर एक रंग था जिसे हिंदुस्तानी तहज़ीब कहा जाता है। इसलिए कि हिंदुस्तानी तहज़ीब आफाकी इक़दार पर थी, ऐसी इक़दार जिसमें रवादारी, वसीउन नज़री, अदम तशद्दुद और खाकसारी जैसी कदरें थीं। शायद इक़बाल ने इसीलिए कहा था, यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इस हिंदुस्तानी तहज़ीब से 18वीं सदी के अवाखिर में अवध की तहज़ीब ने जन्म लिया। अवध के मरदम खेज़ कस्बों में काकोरी, मलिहाबाद, संदीला, सीतापुर, खैराबाद, रुदौली, बलरामपुर, महमूदाबाद, बेलहरा, फैज़ाबाद और राय बरेली आते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अवध को अपनी तारीख़ी, सियासी और सक़ाफ़ती तहज़ीब से दौर क़दीम से ही एक इम्तियाज़ हासिल रहा है। अवध लफ्ज़ अयोध्या का अपभ्रंश है। आम बोलचाल में अयोध्या से अवध बन गया। मुग़ल दौर में जहाँ सियासी हैसियत से सारे मुल्क को इत्तेहाद व इस्तेहकाम हासिल हुआ, वहाँ अवध में भी इसी मंजिल से एक बाकायदा निज़ाम की बुनियाद पड़ी। चुनांचे 1526 में बाबर के तख्तनशीन होते ही इस इलाके पर ख़ास तवज्जो की गई। जब अकबर ने मुग़ल शहंशाह की हैसियत से ज़माम सल्तनत संभाली तो सारे मुल्क में नई फ़िज़ा पैदा करने के साथ हर शोबा हुकूमत में ऐसी तब्दीलियों पर तवज्जो की गई जिससे न सिर्फ इंतज़ाम सल्तनत बेहतर और मजबूत हो, बल्कि समाजी व इनफरादी ज़िंदगी में भी तरक्की व बुलंदी के मौक़े हासिल हो सकें। ऐसी तब्दीलियों में एक अहम तब्दीली ये थी कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जागीरदारी का निज़ाम ख़त्म करके इसने सारे मुल्क को 12 सूबों में तकसीम कर दिया। उन्हीं सूबों में अवध भी एक अहम सूबा था। अवध हुकूमत के बानी सआदत खां मुग़ल हुकूमत के उमरा में से थे। 1722 में अवध के सूबेदार मुकर्रर किए गए थे। वालिया ने अवध की तारीख़ नवाब खां बुरहानुल मुल्क के शख्सी ऊज व उरूज शुरू होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान के एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और महमजोई के लिए हिंदुस्तान आए। अवध के हुक्मरानों ने अपना मस्कन व मरकज़ रियासत फैज़ाबाद को बनाया। आसिफुद्दौला ने लखनऊ को इस तरह आबाद किया कि फिर अवध की हुक्मरानी इसी शहर का हिस्सा बनकर रह गई। तकरीबन 130 साल के बाद 130 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल फरमा रवायान अवध का ये दौर कई एतबार से तारीख साज है। इसने हिंदुस्तान को कुछ इंतहाई कीमती तोहफे भी अता किए, जिनमें सबसे बेशकीमत चीज़ वो तहज़ीब है जिसे हम अवध की तहज़ीब कहते हैं। ये हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका तहज़ीब है। अवध की तहज़ीब मुतअद्दिद सिफ़ात की हामिल है, लेकिन इसकी सबसे नुमायाँ और सबसे जानदार सिफ़त इसका मुश्तरका तमद्दुनी पहलू है। अवध के इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं।
फरमारवाने अवध के दौर में त्योहारों की धूमधाम शान और शौकत में भी इजाफा हुआ। अवध के फरमारवाओं के ज़माने में त्यौहार सिर्फ आवाम की सतह पर ही नहीं मनाए जाते थे, बल्कि हुकूमत की जानिब से भी उन्हें मनाने का ज़ोरदार इंतमाम होता था और हुकूमत इन पर कसीर रकम खर्च करती थी और फरमानवाने सल्तनत इसमें खुद शरीक होते थे और हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों में कोई तफरीक नहीं बरती जाती थी। ये मजहबी वसीउन नज़री और रवादारी की शानदार मिसाल है। अवध का कदीम दारुस्सल्तनत फैज़ाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी बेमिसाल सकाफत, अपनी शानदार रिवायत और अपनी अदीमुल मिसाल कौमी यकजहती का मरकज़ था। तक़सीम वतन के बाद हर तरफ हौलनाक फसाद के शोले बुलंद हुए, लेकिन फैज़ाबाद में अमन रहा। दोनों तरफ के खवास और अवाम कभी फ़िरका वाराना जहनीत के शिकार नहीं हुए। अयोध्या की हनुमान गढ़ी की तामीर में नवाब शुजाउद्दौला का बड़ा हाथ था। फैज़ाबाद मशरिक उत्तर प्रदेश के कस्बा में वाक़ है। अयोध्या फैज़ाबाद से 6 किलोमीटर पूरब में है। फैज़ाबाद और अयोध्या दरहकीकत एक ही दास्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसलिए अयोध्या के जिक्र के बगैर फैज़ाबाद का तज़किरा अधूरा रहेगा। तारीख के मुताले से पता चलता है कि किसी ज़माने में अवध का सारा इलाका अयोध्या कहलाता था। फैज़ाबाद का ज़िला ही नहीं बल्कि आसपास के दीगर अजला के इलाके अहद कदीम में अयोध्या में शामिल थे। अयोध्या मुसलमानों के लिए निहायत अहमियत के हामिल है। वहाँ 3 पैगम्बरों यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। फैज़ाबाद के तज़किरे के साथ वहाँ की ज़िला जेल भी काबिल ज़िक्र है। इसी जेल में अजीम इनकलाबी अशफाकुल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी और उन्होंने तख्तावार चूमते वक्त अपनी इस आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। गवर्नमेंट कॉलेज के एक उस्ताद मौलवी अब्दुल्ला मरहूम थे, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। उन्होंने अशफाकुल्लाह खां मरहूम की तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात किए थे। वो फरमाते हैं कि उन्होंने अशफाकुल्लाह खां की लाश पर उनके कंधे से लटका हुआ कलाम पाक देखा था। फैज़ाबाद की जेल में मौलाना हसरत मोहानी, लाल बहादुर शास्त्री, फिरोज गांधी, अजीत प्रसाद जैन, जगन प्रसाद रावत, गोपाल नारायण सक्सेना, बाबा राघव दास वगैरह ने कैदोबंद की अजियतें बर्दाश्त की थी। हुकूमत अवध के उरूज ज़वाल की तारीख जैसी ही रही हो, लेकिन इस हुकूमत ने जिस तहजीब को परवान चढ़ाया, इसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलती। जिंदगी गुजारने का ये फ़न हर पहलू से इतना रोशन था कि लोग आज तक इसे फरामोश नहीं कर सके। लखनऊ इस तहजीब का मरकज़ था जिसने उन्हें नफासत और वज़ादारी से ज़बान, रहन सहन, लिबास, बोल चाल, हत्ता के तफरीही मशागिल को भी एक ऐसे मयारी रंग में ढाल दिया जिसके नुकूश यादगार बन गए। लखनऊ का दस्तरखान भी अपने अंदर एक जहां रखता है। इस दस्तरखान सिर्फ शाही दरबार, अमीरों के महलों तक महदूद नहीं था, बल्कि गली कूचे और बाजारों और आम लोगों में भी लखनऊ का दस्तरखान अपनी इनफरादियत के साथ मौजूद था। ये एक मुश्तरका समाजी अमल था। बाजारों में शीरमाल, कबाब, कोरमा, पुलाव, फिरनी का राज था। तब बाकी के फनकारों का एक तबका था जिसने नमकीन और मीठे खानों की तैयारी और फराहमी में अपनी फनकारी के कमाल दिखाए। इनका पता रजब अली बेग सुरूर शरर की तहरीरों से ही मिलता है और सरशार ने भी इस जानिब इशारे किए हैं। लखनऊ के नवाबों, रईसों, बड़े ज़मींदारों ने जिस तरह मौसीकी, शायरी, रक्स, मुसव्विरी, पहलवानी और दीगर तफरीही फ़नून जैसे बटेरबाजी, मुर्गबाजी, पतंगबाजी वगैरह के कदरदानी और सरपरस्ती की, इस तरह लखनऊ की दस्तकारी को भी कमाल में पहुँचाया। लखनऊ के दस्तकार जो चीज़ें तैयार करते थे वो बहुत ही नफीस, दीदा, ज़ेब और बेमिसाल थी। मसलन चिकन कामदानी, कारचोप, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सोने चांदी के जेवरात, तांबे के बर्तन, रजाई, लिहाफ की छपाई, जूते वगैरह के अलावा पटाखे, आतिशदाबाजी, इत्र, फूलों के गहने, चांदी के वरक, हाथी दांत की मसनूआत वगैरह दस्तकारी के नमूने थे। लखनऊ के जिक्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी का जिक्र निहायत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी का इलाका अवध के शाही ज़माने में बादशाह बाग कहलाता था। बादशाही के नाम की यादगार के तौर पर एक सुर्ख रंग की बारादरी अब भी मौजूद है, जिसमें यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट और असातिज़ा का क्लब है। खेलकूद के वार्डन का एक छोटा सा दफ्तर भी इसके गोशे में है। इसके अलावा इसमें एक मस्जिद भी है जहां अब भी बाकायदा नमाज अदा की जाती है और ख़ासकर जुमा को यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा इसमें नमाज अदा करते हैं। इसके एक गोशे में एक खुश्क आबशार और सूखी नहर इसकी पुष्ट पर है। यूनिवर्सिटी के क़याम से कब इस इमारत में कैनिंग कॉलेज था।
جو الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ تھا۔ جب لکھنؤ کو اتر پردیش کا دارالحکومت بنایا گیا تو کالج کو بھی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اودھ کی تہذیب کی ترقی سیاسی اور سماجی حالات کی دین تھی۔ ایک طرف بکسر کی جنگ میں شجاع الدولہ کی شکست سے انگریز تاجروں سیاسی رہنماؤں کو دلی کی مغل حکومت کو کمزور کرنے کا سنہرا موقع ملا۔ اودھ کے زوال کی وجہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور نمائشی زندگی گزارنے کا وتیرہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی وجہ انگریزوں کی لڑاؤ اور راج کرو کی پالیسی بھی تھی۔ لکھنؤ کی تہذیب آپسی بھائی چارہ، نفاست، شرافت، نفس وجہداری اور انسانیت کے رجحانات سے عبارت تھی۔ اودھ کی تہذیب کا یہ رخ بے حد مفید اور سودمند تھا۔ 1857 میں غدر کے بعد جس طرح سارے ملک میں پر براہ راست برطانوی حکومت قائم ہوئی، اسی طرح اودھ کی جغرافیائی اور علاقائی حیثیت بھی ختم کر کے اسے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ کا نام دیا گیا۔ اودھ کی تہذیب نے جذباتی ہم آہنگی کو عوام و خواص کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس تہذیب کے زوال پذیر ہونے سے ہندو، مسلمان، شیعہ، سنی، امیر، غریب کے بیچ فاصلوں کو بڑھاوا ملا۔ ایک سی میٹھی زبان، یکساں رہن سہن، ایک سی سوچ نے مختلف فرقوں کے فرق کے باوجود سب کو ایک ہندوستانی کے رشتے میں پروئے رکھا تھا۔ یہ وہ اقدار تھے جسے ہندوستانی تہذیب نے اپنی ہزاروں برس کی تاریخ میں سجا کر اور سنوار کر بڑی حفاظت سے اپنے وجود کا جز بنائے رکھا تھا، اور یہ تہذیب مستقبل کے لیے نشان راہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کی جانکاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔